नमस्कार, मैं ओमकार अवस्थी आप सभी के समक्ष एमसीक्यू दर्शन के साथ आज रूबरू कराया जा रहा हूँ दो ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने पद्मश्री भी प्राप्त किया है। 18,000 फीट ऊंचाई पर नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड भी अर्जित किया है। इसके साथ साथ न कि सिर्फ देश में जबकि विदेश तक में जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है और जिन भी मंचों पर इन्होंने नृत्य किया है वहां पर अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नालिनी अस्थाना जी और कामिनी अस्थाना जी दोनों का। मैम, मैं जानना चाहूंगा आपसे पहले तो कि कहाँ से शुरुआत होती है आपके सफर की और कैसे आपकी रुचि इस क्षेत्र में बढ़ती चली गई। देखिए, ये मेरा मानना है कि ईश्वर हर एक में एक पात्र ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उसे पूर्ण करने के लिए। इसमें संस्कार की प्रबलता रहती है, हमारे भी संस्कार की प्रबलता रही और गुरु सानिध्य हमें बहुत अच्छा मिला। मेरे गुरु जी जितेंद्र महाराज जी जो हमारे नृत्य गुरु हैं, और सबसे बड़ी बात ईश्वर की कृपा ये रही कि एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय और एक ही विचार से अग्रसर होने के लिए मेरी बहन कमलिनी, हम लोग एक साथ रहे, एक परिवार एक गुरु। तो जिसे कहते हैं ना, सोच जो आपकी जब ढलती चली जाती है, आपको राह मिलती चली जाती है, तो लगता है ईश्वर ने आपके लिए वो राह बनाई है। और मुझे लगा कि एक अच्छे गुरु के सानिध्य में जो कुछ हमें मार्गदर्शन मिला है उससे सुखद चीज़ कोई नहीं हो सकती। अगर कुछ कष्ट भी मिले या कुछ डिफ़िकल्टीज आई तो मुझे लगा ये तो जीवन में सीखने का एक और भी रास्ता उन्होंने खोल दिया। तो सब चीज़ बड़ी आनंदित रही। सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने पगडंडियां खुद बनाई, बनी बनाए रास्तों पे नहीं चले। तो जब इस तरह से कोई काम खुद के रास्ते में चलते हैं तो जोश और जोश और सब कुछ पाने की एक अलग लालसा होती है और वो लगता है जैसे कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, नया करने जा रहे हैं। तो और फिर बाद में वही रास्ता दूसरों को मार्गदर्शन करता है। क्योंकि तो हमारे लिए बड़ा रास्ता आनंदित था, फुल ऑफ एडवेंचर था। मैम, आप दोनों बनारस घराने से भी संबंध रखती हैं? से ही संबंध रखते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस घराने की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, नृत्य के 3 घराने हैं, लखनऊ, बनारस और जयपुर। इस घराने की ये विशेषता है कि ये प्राचीनतम घराना है और इसमें नृत्य की शुद्धता है। जैसे मध्य युग में आपने देखा था, मुगल शासन के दौरान उनकी जो सभ्यता थी उसका प्रभाव पड़ा हर चीज़ में, चाहे वो लिटरेचर हो, साहित्य हो, चाहे संस्कृति हो और चाहे वो कला हो। तो कथक नृत्य में भी वादिद अली शाह के समय में इन लोगों ने क्या कोशिश की, क्या प्रयास था कि हमारी संस्कृति को डाइल्यूट करें, किस तरीके से करें। और जो संस्कृति को जब आप डाइल्यूट कर देते हो, शने शने पहली वाली चीज़ के ऊपर सेकंड लेयर आती है, आप पहली वाली भूल जाते हैं। तो लखनऊ घराना जो था उनके अंतर्गत पल्लवित हुआ। इसलिए हमारे नृत्य में जो आमद है, सलामी है, अदायगी है और जो पोशाक है वो सब उस सभ्यता को झलकाते हैं। और इन्होंने कोशिश करी कि वादिद शाह ने खुद कृष्ण बन के चारों ओर अपनी गोपियां करके, मतलब हमारी सभ्यता को जो एक सात्विक रूप था उसको एक तामसिक रूप देने की का प्रयास किया। लेकिन बनारस घराने में चूंकि जो हमारे गुरु लोग थे काशी में तपस्या करते रहे और नृत्य के माध्यम से उन्होंने अपनी जो कुछ भी रचनाएं करी उसमें पूर्णतः शुद्धता रही, क्योंकि वो उनसे आश्रित नहीं हुए। जब वो उनसे आश्रित नहीं हुए तो उनकी चीज़ में उसका प्रभाव नहीं पड़ा। और वही रजवाड़ों में जब नृत्य का पल्लवित हुआ तो उनके जो एक मिजाज था, जो उनकी सोच थी, उसमें वीरता प्रधान था, तो जयपुर घराना उसके अंदर आया। लेकिन जिसे नृत्य बोल की शुद्धता कहते हैं, सात्विकता कहते हैं, आदि नृत्य का जो एक तरीका था, मंदिर नृत्य शैली, मंदिरों के प्रांगण में नृत्य होने, वो मेरे गुरुजी जितेंद्र महाराज जी ने पुनः स्थापित किया। और उसमें जो श्लोक है, स्तुति है, अष्ट सेवा में जो नृत्य संगीत का प्रदर्शन हुआ करता था। और तब के मंच मंदिर के प्रांगण ही होते थे, ईश्वर के समक्ष हम करते थे। इसलिए नृत्य की शुद्धता, बोलों की तराश जो पाँव से होती है, और तीनों चीज़ें जिसमें अभिनय है, आंगिक अभिनय है, पद संयोजन है और बोलों की शुद्धता का, प्रस्तुति का सामंजस्य होके उसकी प्रस्तुति रहती है, इसलिए वो प्रभावित करती है जहाँ पे भी जाए। मैम, हमारे विश्वविद्यालय में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें कई लोग नृत्य में काफ़ी रुचि रखते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं।
मैम कई लोग जो आते हैं नृत्य देखने के लिए वो मनोरंजन की दृष्टि से भी देखते हैं नृत्य को, और जो नृत्य कर रहे हैं, जो भी प्रतिभागी भाग लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखें नृत्य करते समय और कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएं, और जो लोग मनोरंजन की दृष्टि से इसको देखते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, मनोरंजन तो उसका प्रस्तुति के लिए होता ही है, बिना मनोरंजन के तो कला है ही नहीं। आप जब कला को देख के आनंदित होते हैं, और आनंदित का दूसरा जैसे अभिप्राय कहेंगे तो मनोरंजन है। जब आपके अंदर आनंद ही नहीं होगा तो आप मनोरंजित होंगे नहीं। मन के सुप्त भाग जब जागृत होते हैं तो उनको हम संस्कार कहते हैं। सुसंस्कृत संस्कार जिस माध्यम से प्रकट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, उन्हें संस्कार की संध्या दी जाती है। और कलाकार भी जन्मता है संस्कारवश। मान्य प्राणी का मनोरंजन कराना, उसका रंजन कराना उसका सबसे सर्वप्रथम कर्तव्य है। और हम इस कर्तव्य में अगर पूरे नहीं उतरते तो हम खरे हुए कलाकार नहीं। जहाँ तक साधना की बात है तो वो कलाकार के लिए कि हम साधते हैं, लेकिन माध्यम पहुंचाने का जो आयोजक होते हैं वो होते हैं, लेकिन जब जिस तक पहुंचता है अगर वो आनंदित ना हो, मनोरंजन उसको नहीं मिले तो फिर वो करना ही बेकार है। और पहले कलाकार खुद आनंदित होता है, फिर दूसरे तक पहुंचता है। लेकिन नृत्य की जो शुद्धता है वो जब तक कायम रहती है तब तक दूसरे तक वो डायलॉग जो है वो पहुंचता ही रहता है। नहीं, नलिनी जी ने बिल्कुल सही बताया कि हमारा ध्येय तो यही होता है कि मनोरंजन कर दर्शकों को कराया जाए, दूसरे प्रसन्न हो, हम प्रसन्न हो। लेकिन जैसे आपने बात की कि किस स्तर का और क्या होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मनोरंजन की संज्ञा को कभी गलत ना समझें। ये मानसिकता जो है उसको ओछी मानसिकता पे ना ले जाएं, है ना। क्या होता है, जैसे अगर हम लोग शास्त्रीयता की बात करते हैं तो उसमें हमेशा ये होता है, हम कोई भी प्रसंग लेते हैं, चाहे वो महाभारत से हो, चाहे वो शिव पार्वती के प्रसंग हो, क्योंकि हमारे प्रदर्शनों में राम सीता, राधा कृष्ण और शिव पार्वती को अगर निकाल दिया जाए तो हमारे नृत्य में कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि नृत्य भक्ति प्रधान है। तो हमें उनके प्रसंगों को किस तरीके से रोचकता से प्रस्तुत करना है। एक कृष्ण का कविता सुनाइए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर हम लोगों ने नृत्य ना सीखा होता तो हमें ये सब बातें पता नहीं चलती। नृत्य के साहित्य का एक कविता बताती हूँ। कविता कहते हैं जो काव्य को हम नृत्यबद्ध करते हैं, लयबद्ध और नृत्यबद्ध कहते हैं। उसको आप आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में, आजकल उसको मॉडर्न लैंग्वेज में लोग रैप भी कहते हैं, रैप सिंगिंग है। तो हमारे कथक के कविता से ही आया है, और उसको किसी भी तरीके से किसी भी लय में कह सकते हैं। 3 ताल में है, 3 ताल में कृष्ण का वर्णन है, बाल कृष्ण है। तो बाल कृष्ण है, चल रहे हैं और यशोदा में उन्हें पकड़ती हैं तो वो यहाँ भागते हैं। तो अगर हम किसी को बताएंगे, देखिए, क्योंकि ना कृष्ण आपने देखे ना कृष्ण मैंने देखे, लेकिन केवल हमारी सोच में हम उसको कैसे ढालते हैं नृत्यबद्ध करके, तो उसके कला भी निराकार है और प्रभु भी निराकार है। निराकार को आकार देके साकार करना। तो साकार करने का क्या तरीका है वो हम नृत्यबद्ध कर आपको बता रहे हैं। देखिए, लसत लसत प्रभु लसत कदम तले, छोटी सी लकुटली ये बैन बजैया, चलत 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 चाल चलत रवंगी, और झलक झलक कान कुंडल सोइया, या छब देख मृग भावनी की, गोपाल जी की न्यूरी न्यूरी कर लेत बलैया, गंदनी गंदनी बाजत नृत्य, तब ताल देत राधिका नाचत कन्हैया, तब ताल देत राधिका नाचत कन्हैया, तब ताल देत राधिका नाचत कन्हैया, कन्हैया 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 कन्हैया। तो ये मैंने तो आपको सिर्फ बैठ के ही बताया। ये जब हम नृत्य करेंगे तो उसमें किस तरीके से छोटी सी लकुटी है, कृष्ण जो है ना छोटे से हैं, कैसे छोटी सी लकुटी, मतलब जो कमर में करधनी और वो बांधे हुए चल रहे हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रसंग होते हैं जो रिझाते हैं। अब आपने जो अपने कॉलेज की बात करी, तो बच्चों को उन्होंने इतना सीखा नहीं होता है, वो सोचते हैं ओके आज एक गेट टुगेदर है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मीट है, यूथ मीट है, तो वो सोचते हैं ऐसा करते हैं उस बॉलीवुड का गाना ले लेते हैं, अरे वो बड़ा चल रहा है, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। तो जो भी चिर परिचित गाना होता है
उसको ले लेते हैं और अपनी तरीके से नकल की कोशिश किसी ने अगर कथक सीखा होता है तो उसमें ढाल लेता है, किसी ने अगर कोई और विधा सीखी होती है फ्यूजन उसमें कर लेता है, कोई तुकबंदी जिसे हम हाँ, कहते हैं। जिसका कोई तुकबंदी है, कुछ उसका सेंस नहीं होता है तो वो प्रस्तुत कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर में उगता जाते हैं क्योंकि वो सही और तरीके से दूसरी बात ये है कि गाना तो उनको बना बनाया फिल्मी मिल गया, उन्होंने कुछ एफर्ट्स करे नहीं, सिर्फ थोड़े से हाथ पैर ही तो चलाने हैं, वो तो उन्होंने चला लिए और होता सारा कुछ 3 मिनट का है। तो 3 मिनट में तो आप कुछ भी परोस सकते हो। जब आपको कहा जाए 7 दिन की आपको कथा करनी है या 7 दिन का प्रवचन करना है, भगवत कथा कहनी है, तब तो फिर आप सोचिए कि किस तरीके से गहराई उतरेगी। और जब आपको 3 मिनट की मैगी या नूडल खानी है तो आप सोच सकते हैं कि टेस्ट के हिसाब से वो कैसे भी बना लो। तो दिस इज द ओनली थिंग दैट स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी देखना चाहिए कि अगर वो जितनी अपनी संस्कृति के परिवेश को प्रस्तुत करें तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा ऐसा सोचना है। बाकी लोगों के विचार का तो हम कुछ कह नहीं सकते। मैम, हमारे विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में आप आई हुई थी अभी, और आपने बड़ी सरलता और सहजता से अपना उद्बोधन दिया था, उसमें कई पंक्तियां भी बोली थी। आपको अच्छी लगी? बहुत, और मुझे ही नहीं पूरे दर्शकों को बहुत पसंद आई। मेरा सौभाग्य है। और मैम, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए भी 2 या 3 पंक्तियां जो आप बोलना चाहें, वो अच्छी लगती हैं, आप बोल दें। हम जो बाहर की संस्कृति देखते हैं और उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, उसका मुख्य कारण युवा लोगों के लिए बोलती है, क्योंकि जो चीज़ सामने है वो दिखाई देती है और जो हमारे अंदर है उसको हमें निकाल के फिर सामने लाना पड़ता है। तो लेकिन जो दूसरी आपको सामने दिखाई दे रही, भले ही लुभावनी हो और आपकी अपने अंदर की से कम भी हो, उसकी क्षमता कम भी हो, लेकिन सामने है इसलिए हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो हमारी है नहीं। और जो आपकी अपनी है वो आप खोजना नहीं चाहते, उसमें उतरना, उतने गहराई पे उतर के उसे लाना नहीं चाहते, लेकिन वो आपकी है। जो अपनी चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं तो वो आपसे रुष्ट हो जाती है। तो कहीं आपकी संस्कृति आपसे रुष्ट ना हो जाए, आपसे दूर चली जाए, और जो सामने आप देख रहे हैं वो तो आपकी है ही नहीं। 2 पंक्तियां रखती हूँ। शहर कहते हैं सुबह को, जब हम बहुत से ख्वाब देखते हैं, जैसे सुबह होती है सब चले लुप्त हो जाते हैं, बहुत जी लेते हैं उन ख्वाब में, तो सामने की संस्कृति इस ख्वाब के तरह कहते हैं शहर की आड़ में सपना चला गया, गैरों की चाह में अपना चला गया, हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता जो अभी तक यहाँ था कहाँ चला गया। तो इस संस्कृति को बचा के रखिए, अपना अस्तित्व को बचा के रखिए, अपने आप को खोजिए और अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आप स्वयं में अपनी पहचान है, दूसरी तो आपकी है नहीं। दूसरी कमली जी ने निर्गुण के लिए कहा, मैं कुछ कंपोजिशन कर रही थी, तो निर्गुण मैंने बहुत अच्छे कवियों को पढ़ा, उनका नृत्यबद्ध भी किया, लेकिन मेरी अपनी सोच जो मैंने ढाली है, बांसुरी का एक उदाहरण लिया है। काठ की बांसुरी है, शरीर को भी बोलते काठ का है, क्योंकि इसमें दीमक बड़ी जल्दी लग जाती है। और बांसुरी में जो 7 छेद हैं, छिद्र हैं, वो इंद्रियां हैं जिससे हमारे प्राण निकलते हैं, जिस 7 इंद्रियों को हम जीते हैं। और वो निरर्थक है, बिल्कुल बेकार है, अगर रखिए तो एक बांस है। और शरीर भी ऐसा ही है, जब तक उसमें प्राण वायु का समावेश ना हो। तो बांसुरी में जब हम फूंक देते हैं तभी तो उसमें प्राण आते हैं। कहते हैं देह काट सी मोरी बांसुरी, देह और काट, देह काट सी मोरी बांसुरी, नित नए गीत सुनाऊं, कर्मन की लय बांध कर पिया तुझको मैं रिझाऊं। दूसरा है रंगमंच, हमने संसार को माना है, एक अवधि है, उसमें हम कार्य करके जाना होता है निर्धारित में, और कितनी अच्छी तरह से हम उस पात्रता को निभा के चले जाते हैं। ये ईश्वर हमें जो रास्ता दिखाता है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना, गाड़ी में चला रही हूँ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, लेकिन चलाने वाला वो है। कहते हैं रंगमंच की मैं कठपुतली, रंगमंच की, संसार रंगमंच है और मैं सी कठपुतली हूँ। रंगमंच की मैं कठपुतली, डोर बंधी उंगल बोर, जब चाहे तुम खींच लो मैं होंगी उस ओर। साजन अब घर छोड़ चली, रिश्ते नाते हुए पर पुराने, अब नई जोड़ चली, दाग चुनर का असवन नहीं धोए, अब नई ओर चली, प्रिय मेरा मुझको बुलाए, अब उस ओर चली। फिर आप देखते हैं उसके 2-3 चरण हैं, जब हम संसार से विदा लेते हैं,
आंखें बंद हैं और कांधे में लोग उठाए हैं। उसका कलात्मक अभिप्राय देखिए, विरह सखियन का देख ना पाऊं, आंखियन मूंद चली, ऐसे आंखें नहीं मूंद रही है, मैं जा रही हूँ और विरहहीन है सारी सखियां, विरह में डूबी हुई हैं, तो विरह सखियन का देख ना पाऊं, आंखियन मूंद चली, और कांधे में ले जाते हैं, रुंझुन पायल की प्यू ना सुन ले, कांधे बैठ चली। देह की ज्वाला कर्म की अग्नि, हम अग्नि में झोंके जाते हैं। देह की ज्वाला, जब तक ज्वाला है शरीर में, ऊर्जा है, तब तक हम जीवित हैं। देह की ज्वाला कर्म की सगनी, कर्म आपके साथ हमेशा रहता है और अंत में कर्म ही जाता है। देह की ज्वाला कर्म की सगनी, अग्नि झोंक चली, गंध इस देह की बिसराना चाहूं, माटी ओढ़ चली। माटी ओढ़न माटी बिछोना, माटी का सिरहाना, माटी ही मैं जन्म लिया माटी गोद चली। तो कुछ कुछ ऐसे निर्गुण या छोटे पद अपने हिसाब से लिखते हैं जो नृत्यबद्ध हो जाते हैं। मैंने हिंदी पढ़ी नहीं, लेकिन चूंकि उत्तर भारत से हूँ, हिंदी मातृभाषा है और माँ साहित्यिक है, इसलिए जैसे कहते हैं ना, आप सुगंध बिखरी हो और आप तक ना पहुँचे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कमल जी, मैम आज के समय में देख रहे हैं युवा वर्ग संस्कृति भूलते जा रहे हैं, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी हिस्सा नहीं लेते हैं। तो मैम हम ऐसा क्या करें कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और जो कलाकार हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हों कि उनके बीच में लोग जाएं, पहुँचें और सांस्कृतिक जो कला है उनके बारे में बताएं, उन्हें समझाएं और लोग उनमें हिस्सा लें और अपनी संस्कृति को पीछे ना जाने दें। देखिए, इंसान, कोई भी व्यक्ति उस और ज़्यादा आकर्षित होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ बोनस पॉइंट मिलने होते हैं या जहाँ कुछ आकर्षण होता है। तो आजकल के लोगों को अगर हमें आकर्षित करना है तो हमें उसकी अलग से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं ट्रिकफुल मार्केटिंग। और आप चाहते हैं कि आपकी संस्कृति दोबारा आए, तो ये हम लोगों का दायित्व है, या बची रहे। तो हमें यूथ के बीच में या तो इस तरीके की प्रतियोगिता करनी चाहिए, जैसे आप आजकल देखते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें उसके लिए लोग जी जान लगाते हैं कि हम इस करोड़पति में आ जाएं, क्योंकि वो करोड़पति बना रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से करोड़पति बनाना है, तो हम क्यों ना कोई ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करें हर लेवल पे, चाहे वो स्कूल में आपके एक्स्ट्रावेंजास होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेंडेवॉज वो होते हैं, उस टाइम पे भी हम लोग कोई ऐसी प्रतियोगिता करें कि जो, और इस तरह के फैशन शोज करें कि जिसमें हमें आधुनिक परिधान के बजाय हमें वो परिधान पहने हैं जो पहले पहना करते थे, ट्रेडिशनल, चाहे वो लहंगा। IAS का क्यों सर, जब हम एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी गए, तो उन्होंने अभी जो नया काम शुरू किया है, जब उनका पास आउट होते हैं एक स्टेट की पूरी ड्रेस पहने होंगे, वहीं का खाना होगा, वही ट्रेडिशनल तरीके से नीचे बैठ के, तो क्या होता है कहीं ना कहीं से जो आपसे चीज दूर होती जा रही है उसको आप पास ला रहे हैं। लेकिन संस्कार का रोपण परिवार से होता है, और ये माँ का, मैं स्कूल में यही बोल रही थी, ये परिवार के लोगों का, उसमें सबसे बड़ा दायित्व माँ का है। जो आजकल नारी बहुत बराबरी के लिए चलती है, लेकिन अगर घर की 4 बच्चों को वो अपने संस्कारों में ढाल दे, तो बाहर उसको फिर समय के अभाव से आघात होने की वो हमें घर से एक शील्ड मिल जाएगी आपको, वो हमें घर से एक पुश करना है। लेकिन जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ जैसे देखिए अपने कुलपति जी भी कितना प्रयत्न और प्रयास करते हैं, सुरेश जी। तो उसी तरह के उस सोच के अगर 10, 15, 20 कुलपति और हो जाए हमारे भारत में, तो मुझे निस्संदेह एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो इस तरीके की प्रतियोगिता करें, फैशन शो करें, उसमें भी हम लोग ट्रेडिशनल बातें करें, या हम लोग ऐसी प्रतियोगिता करें जिसमें हम लोग बड़े बड़े प्राइज रखें। हमारे पास बड़े बड़े अगर स्पॉन्सर आ जाएं, तो उसमें हम लोग काफिया मिलाते हैं ना, जैसे हम लोग क्या अंताक्षरी खेलते हैं, उसमें भी हम वो चीजें लें, संस्कृत के वो श्लोक लें, या कोई वो ऐसी बातें करें जो उससे मिलती जुलती हो, या कंपटीशन में उस तरह के ऐसे लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है उसके लिए प्राइस बहुत बड़ा होना चाहिए, ये 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे प्राइस रखें, तो कंपटीशन में कॉलेजेस में एक बदलाव आएगा। और नृत्य में भी जो प्रतियोगिता होती है उसमें भी शास्त्रीय नृत्य हो।
तो फिर मेहनत करेंगे। नहीं, अभी जैसे हमारी संस्कृति हमारी पहचान, मोदी जी का, माननीय मोदी जी का ये है, हम इसके अंतर्गत बहुत काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। अभी मैंने ऐसा सोचा है कि हम संस्कृति की पहचान, इंडिविजुअल जब एक संस्कृति की पहचान बन जाएगा तो अपने अंदर उसको ढालने की कोशिश करेगा। पूरे भारत की मतलब जिस विश्व प्रांत में आप जन्म लिए हैं उधर की संस्कृति को भी अगर आप लेते हैं तो भारत की एक संस्कृति के एक अंश को तो आप छुए हुए हैं, फिर एक गुलदस्ता बन जाएगा जब आप सब लोग मिलेंगे। मैम, आज के मीडिया प्रोफेशन में सांस्कृतिक विधाओं को कवर करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें आवश्यक है? देखिए, सबसे पहले हमें उतना ही मसाला डालना चाहिए कि उसमें मसाले का स्वाद नहीं और उसके मुख्य व्यंजन का स्वाद रहे। दूसरी बात, ज़्यादा टीआरपी के पीछे भागने से वो उसका क्या कहते हैं, अस्तित्व खत्म हो जाता है। सबसे पहली चीज है कि कोई भी ऐसा कार्य हम ना करें अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो चैनल हो चाहे व्यक्तिगत हो, जिससे देश की छवि को कोई आघात पहुंचे या हमारी संस्कृति की किसी चीज को आघात पहुंचे। सच्चाई को हम सामने रखें, लेकिन किसी भी विरुद्ध जो अपने देश के विरुद्ध है, किसी विरोधी तत्व को इतना हाईलाइट ना करें कि हमारी न्यूज बार बार देखी जाए। क्योंकि आप जब किसी विरोधी, किसी नेगेटिव पर्सन को, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे देशद्रोही हो, चाहे देश के किसी भी ऐसे क्षेत्र को छूता हो जो देश के हित में ना हो, हम जब बार बार न्यूज में लाते हैं तो उसे पब्लिसिटी मिलती है। इसलिए जो गलत तत्व हैं वो जान के गलत काम करते हैं कि हम बार बार न्यूज में आएंगे, चाहे जैसे भी हो। तो आप बिना पैसे के, बिना उसके लागत के आप उनको एक प्रमोशन देते हैं गलत न्यूज को बार बार चलाने में। जस्ट न्यूज एंड देन फिनिश इट। आप पॉजिटिव बार बार करिए। पॉजिटिव, भूकंप आया ठीक है, भूकंप से नुकसान हुआ, एक बार आ गया, लेकिन उसके लिए कितनी लोगों ने, अपने देश की सरकार ने कितना उसके लिए सहयोग दिया, कितनी जल्दी से वो रिवाइव हुए, वो ज्यादा दिखाना चाहिए। खेल हुआ, किसी ने आगे कुछ गलत काम कर दिया, पार्लियामेंट में कुछ गलत बोल दिया, उस गलत व्यक्ति को इतनी बार रिपीट करते हैं, 5-5, 6-6 बार, इसलिए वो जान के करते हैं। अरे तो मैं तो कल तक कोई मुझे जानता नहीं था, तो आज तो मुझे सब जान जाएंगे। नहीं, उसको उसके गलत पे जिसने जितना बोला है उसको हम उतनी बार दें तो सही रहेगा। और वास्तविकता में भी इतना मसाला ना लगाएं कि वास्तविकता की जो एक प्रस्तुति है वो आपके द्वारा प्रस्तुत करा हुआ एक व्यंजन हो जाए, वास्तविकता ना रहे। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी, जब हम किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं जो असामाजिक चीजें हैं, चाहे वो बलात्कार की चीजें, इतने सुबह सुबह ना दें कि हमारे दिन में लगे कि घिनौना दिन शुरू हो रहा है। नेगेटिव चीज हमारे मॉर्निंग से ना शुरू हो, वो चीज सेकंड में आए। पहले शुभ प्रभात हो, जैसे पहले आता था, पहले अच्छी चीजों, कोई अच्छा विचार हो दिन का, और आज दिन का ध्येय हो कि आज आपको इस कार्य में कार्यरत होके काम करना है। जैसे आज पर्यावरण दिन है का दिवस है, आज महिला दिवस है। महिला दिवस माने महिला का क्या योगदान है ये उनसे कहें, ना कि वो बराबरी के हिस्से में खड़े होके करे। मतलब वी हैव टू, जिसे कहते हैं प्रकाश को लाओगे तो कलुष खुद ही चला जाएगा। हम कलुष को भागने के लिए उसके पीछे भागते चले जाएंगे तो इतने सारे व्यक्तित्व हमें मिल जाएंगे जो नेगेटिव से पॉजिटिव होने की अपनी सोच रखना चाह रहे हैं समाज में, और हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। जैसे नलिनी जी ने कहा, आजकल क्या होता है, जो जिसको कोई भी नहीं जानता है, बिल्कुल सड़क चलता कोई आदमी अगर सर के बल चलेगा तो आप कैमरा लेके भागना शुरू कर देते हैं, भैया ये सर के बल चल रहा है। कोई कान के बल चलना शुरू करेगा, आप कहेंगे ये कान के बल चल रहा है। तो ऐसे जो मूर्ख और बेकार के लोग होते हैं ना, उनको वाकई में टीआरपी के लिए कभी भी नहीं हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने भी थोड़ा सा उस दिन बोला था, लेकिन मैंने एक बात नहीं उस दिन बोली थी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। हमेशा कहा गया है कि जो काम हम लोगों ने, क्रांतिकारियों ने कलम से कर लिया, वो तलवार से भी नहीं हो सका। तो हम लोगों को, जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, हमें अपना दायित्व समझना ज्यादा चाहिए कि हमारा दायित्व है कि हमें किस तरीके से आगे भविष्य में बागडोर को लेके जाना है। और देखिए, अपने तुलसीदास जी ने तो कोई टीआरपी के लिए रामायण नहीं लिखी थी, ना उनके पास कागज से ना कलम थी। फिर आज उनकी रामायण सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि वो सच्चे मन से किया गया था। माई मोटिव ऑफ मेंशनिंग इज
जो भी काम आप सच्चे मन से करेंगे, आप देख ही रहे हैं इस कलयुग की चरम सीमा में। आपने कभी सोचा था नरेंद्र मोदी जैसा एक अवतार आएगा जिसने सबको परास्त कर दिया? वो उनके क्या चारों अष्टभुजा है? कुछ भी नहीं है। उनके अंदर केवल सत्यता है और एक समर्पण है। सत्यता समर्पण को लेकर आप कुछ भी कार्य करेंगे तो अच्छा होगा। और जस्ट डोंट गो आफ्टर मनी, टीआरपी एंड फेक न्यूज। और गोलमोल भाषाएं जैसे होती है ना, एक समुदाय ने, किस समुदाय ने साफ बताइए, एक समुदाय ना उसको समझ गया आप अपनी भाषा में किससे डर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको इतने स्पष्ट शब्दों में पहले सामने लाइए जिससे उसकी गोलमोल भाषा से लोग भ्रमित ना हो। आप जब गोलमोल भाषा बोलते हैं ना, वो भ्रमित करता है। और जो आपका कार्य है वो एक अच्छे व्यक्ति को एक बार जरूर एक महीने में पर्सन ऑफ द मंथ, तो इंसान सोचेगा, स्टूडेंट सोचेंगे हम अच्छा कार्य करें तो हम लाइमलाइट में आएंगे, ना कि हम बुरा काम करके सेल्फी लेके नाले में गिर के फिर क्या वो करते हैं। वो हम उसमें उसको तो कवर ही मत करिए। कहते ऐसे करे हुए एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया, उसको बल्कि 4 बात ऐसी करी वो डर के मारे वो कार्य ना करें। तो मेरा कहने का मतलब है यथार्थ को भी जब आप रखते हैं तो उसको परोसने का तरीका हमें आना चाहिए। और जब आप नेगेटिव चीज़ को हटाते हैं तो उसको हटाने का भी एक तरीका आना चाहिए। और कोशिश करें कि हमारे शब्दों का चयन कभी किसी के लिए निंदनीय ना हो, किसी के लिए, क्योंकि हम एक देश को, एक सभ्यता को, एक संस्कृति को प्रस्तुत करें। और ये हमेशा याद रखिए कि वो दुनिया भर में देखी जा रही है, वो आप तक सीमित नहीं है। मैम, इस वर्ष हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग 25वें अकादमिक वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो इसके लिए आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मतलब आपकी रजत जयंती मनने जा रही है? जी, रजत ही तो बोलते हैं ना? जी जी। हाँ, इस रजत जयंती के लिए हमको अवसर मिला आप लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे अपनी सफलता और भी आगे हो, आपकी स्वर्ण जयंती बने, हीरक जयंती में बने। और जब आप हीरक जयंती में और स्वर्ण जयंती में पदार्पण करें तो जो आज है उससे 10 गुना आपके कार्य क्षेत्र का वर्ग बढ़ना चाहिए। आपके काम में और रोचकता आनी चाहिए, वास्तविकता आनी चाहिए, और उसका स्तर इतना हो कि लोग कहें कि वाकई में आपने इस यूनिवर्सिटी के निकले हुए लोगों की दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इस 25 वर्ष में मतलब यौवन में आप पूर्णतः प्रवेश कर गए हैं, उस यौवन के लिए बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से बधाई। मैं यहाँ पे आके, यहाँ पे रह के इतनी प्रसन्न हुई। एक तो यहाँ की हवा बहुत अच्छी है और हवा में जिसे कहते हैं ना मिठास है, तो हमने तो एसी नहीं चलाया, खोल के बैठे हैं। एक वातावरण में पॉजिटिविटी बहुत है, सकारात्मकता बहुत है। तो मुझे लगता है कि इस सकारात्मक वातावरण में आप लोगों की सोच बहुत अच्छी तरह से पल्लवित होगी। हवा को लेके मेरी 2 पंक्ति करके समाप्त करती हूँ, क्योंकि हवा बहुत कुछ याद दिला देती है और जब वो आपसे छूती है तो आप वहां तक पहुंच जाते हैं। और इसके लिए मंदनी कालिदास जी ने तो मेघ के लिए लिखा, लेकिन मेघ को लाने में भी हवा का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हवा ना चलती तो ये मैंने आज सुबह लिखी, आपको बताती हूँ मेरे स्मरण में। फिर हवा ने भी आपसे बिछड़ने के बाद ये हवाएं याद दिलाएंगी। फिर हवा ने भी की मुझसे दिल लगी, क्या बात है, झोंका तेरी याद का मुझको सरा गया। फिर जो टपकी आंख से बूंद सी जरा आंसू तेरी याद का था मुझको रुला गया। क्या बात है। आपको हम हमेशा याद करेंगे और इस वातावरण को और पुनः मिलेंगे अति शीघ्र नए वर्ष में 2024 में। अपना कीमती समय देने के लिए मैम आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।